नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कोल इंडिया के बारे में, क्योंकि कोल इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया अप टू इस फाइनेंशियल ईयर में और उस डेटा के हिसाब से कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आने वाला है। उस रिजल्ट के बेसिस में अगर आप देखेंगे, तो इस कंपनी ने किस बेसिस में परफॉर्मेंस किया, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्योंकि हमेशा आपको एक अपडेट हमेशा मैं इसीलिए देना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में आते हैं कि सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, साथ ही साथ आप देखेंगे हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बहुत बड़ा जगह कैप्चर करेंगे, जो अभी करीबन 60% के आसपास कोल मतलब माइनिंग के सॉरी कोल पावर के माध्यम से ही हर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कम होने के लिए उसको बहुत बड़ा ये सारे प्रोजेक्ट को एक्वायर करना होगा। तो धीरे-धीरे सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट धीरे से बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया का फ्यूचर में थोड़ा-सा ग्रोथ पोटेंशियल कम होने वाला है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कोल इंडिया तो डिविडेंड देने का बादशाह है, कंटिन्यूअसली डिविडेंड देते रहते हैं और इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत शानदार है, अराउंड अराउंड 10% के आसपास। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट भी दिया, उसके साथ मतलब वो डेटा भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो एक डेटा आपके सामने यहाँ पे सामने लेके आया। इस डेटा को दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बेस्ट लेवल का इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए जितने सारे मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पावर जनरेट करने वाला कंपनीज़ है, उनमें से कौन-सा कंपनी फिलहाल के लिए कौन-सा कैपेसिटी यहाँ पे जनरेट कर रहा है। आप देखेंगे कोल सबसे ज़्यादा 53%, उसके बाद आप देखेंगे तो न्यूक्लियर सबसे कम 2% के आसपास। बायो यहाँ पे देखिए बायोमास, बायोमास के 3% के आसपास। तो 13% कौन-सा है हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर। विंड के ऊपर कितना है? विंड के ऊपर 10% के आसपास है और सोलर के पास कितना है? 13% के आसपास है और गैस के माध्यम से कितना? 6% के आसपास है। तो अभी फिलहाल के लिए जो जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, कौन-सा? कोल के माध्यम से, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा वो कैप्चर करके रखा और बाकी परसेंटेज जो पावर जनरेट होते हैं, वो बाकी प्रोजेक्ट के माध्यम से मतलब बाकी सेक्टर के माध्यम से। अभी वो डेटा चेंज होने वाला है, वो डेटा टोटली चेंज होने वाला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है सोलर प्रोजेक्ट। आप देखेंगे तो 34% का ग्रोथ है। उसके बाद आप देखेंगे कौन-सा? उसके बाद देखेंगे आप प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं विंड प्रोजेक्ट। उसके बाद कौन-सा? हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये तीनों प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे न्यूक्लियर और साथ ही साथ जो गैस है, साथ ही साथ जो बायोमास है, वो थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ेंगे और शायद शायद वो ही जगह पे रह सकते हैं और घट जाएगा कौन? वो है पावर मतलब कोल कोल के माध्यम से जो पावर जनरेट किया जाता है वो। इसका मतलब कोल का जो अभी जो फिगर है वो कितना हद तक कम हो सकते हैं, एक डेटा, एक रिसर्च के हिसाब से बताया गया है। तो कौन-सा सोर्सेज़ के माध्यम से लिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। ये मेरे बात नहीं है कि चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न बना दिया, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है कि 2030 के अंदर-अंदर इस तरीके से टोटली चेंजिंग दिखेगा। अगर मान के चलिए अभी 53% का कोल के माध्यम से पावर जनरेट किया जाता है, वो अगर 33% हो जाएगा, तो कितने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कितने परसेंटेज कोल का डिमांड कम हो जाएगा। मतलब कोल का तो डिमांड रहेगा, मतलब कोल का जो यूज़ है, वो कितना हद तक कम हो जाएगा। तो इसमें घाटा किसको होगा? कोल इंडिया का होगा। तो अभी कोल इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, कोल इंडिया जिस तरीके से डेटा दिखा रहा है, क्या वो डेटा फ्यूचर में फिर से उस तरीके से रह सकते हैं? तो आप देखेंगे तो बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस डेटा को आपके सामने लेके आया हूँ और ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, तो देख सकते हैं सीआईएल मतलब कोल इंडिया लिमिटेड तो supplies to power sector of 11% to 433 यहाँ पे देखिए मिलियन टन इन अप्रैल टू दिसंबर मतलब फाइनेंशियल ईयर जो 2022 से 2023 चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मंथ से दिसंबर तक आज जो दिसंबर खत्म हुआ उस पीरियड में कंपनी 433 मिलियन टन यहाँ पे पावर जनरेट सॉरी यहाँ पे पावर सेक्टर जनरेट किया तो कितने बड़े पावर सेक्टर को मतलब तेजी से ग्रोथ कराया कोल इंडिया वो आप देख सकते हैं। तो
देखिए, ये डेटा हमेशा धीरे-धीरे कम होता रहेंगे क्योंकि मैं पहले जो आपको अभी जो डेटा यहाँ पे दिखाया हूँ, उस हिसाब से अगर चलते रहे, तो पावर सेक्टर में कोल इंडिया का डिमांड धीरे-धीरे कम होता रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो मतलब 11 यहाँ पे देख सकते हैं 11% का जो जंप है पावर सेक्टर का, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ क्योंकि पिछले सालों में इसी टाइम पीरियड में देखा जाए तो 390 मिलियन टन का टोटल पावर जनरेट किया गया था। तो यहाँ पे कितने बड़े पावर जनरेट ग्रोथ हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो कंपनी में बहुत शानदार ग्रोथ हुआ पिछले सालों की तुलना से। तो देखिए इस तरीके से अगर ग्रोथ होता रहा तो कंपनी आपको रिटर्न नेगेटिव में शायद दे, मगर आपको हमेशा डिविडेंड देता रहेंगे। क्योंकि इसका डिविडेंड जो यील्ड है, आप ध्यान से देखेंगे कितना 7.59%। तो देखिए इस चीज़ को मैं आपको हमेशा बहुत बार कैलकुलेट करके भी दिखा चुका हूँ, किस तरीके से डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट किया जाता है। मान के चलिए आपको साल भर में 7.59% का डिविडेंड मिलेगा। इसका मतलब आपके पास 1 लाख रुपया निवेश है इस कंपनी का, आपको हर मंथ हर सालों में 7,590 रुपीज़ मिलेगा। मतलब इस साल मिल चुके हैं। दूसरे साल में कितना मिलेगा वो उसका कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम करेगा, कंपनी का जिस तरीके से प्रॉफिट होगा, उसी हिसाब से आपको डिविडेंड देता रहेंगे। तो डिविडेंड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए इस साल में डिविडेंड कितने बार दिया, 3-3 बार। इस 3 बार को मैं अगर सम करूँ तो ये आप ध्यान से देखना, 15 प्लस 3 प्लस 5। तो यहाँ पे तीनों को मैं अगर सम कर दूँ, उसको डिवाइड करना है कितना, अभी जो करंट प्राइस है कितना 220 रुपीज़। तो 220 रुपीज़ से अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना 100 से, तो आपको कितना मिलेगा 10.45। आप कहेंगे सर अभी तो कंपनी यहाँ पे दिखा रहा है, तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 7.59 है। देखिए यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे ग्रोथ हुआ, शायद इसीलिए यहाँ पे चेंजिंग हुआ। जब लास्ट टाइम डिविडेंड दिया गया था तब के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो आप डिविडेंड चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर तो इस कंपनी के ऊपर टिके रहिए, अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो दूरी रहिए, क्योंकि इस कंपनी आज तक आपको रिटर्न नहीं दिया। हाँ, 1 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया, मगर एज़ अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट मेंटेन करता है। इसीलिए देखिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन इसीलिए इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं क्योंकि उसको डिविडेंड कंटिन्यूअसली मिलता रहे थे, मतलब मिलता रहते हैं उसके एज ए इन्वेस्टमेंट के पर्पस में। मान के चलिए किसी कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर 10 करोड़, मतलब मान के चलिए 10 करोड़ निवेश करके रखा, तो 10 करोड़ में कंपनी को कितना रिटर्न मिलेगा, करीबन करीबन आप देखेंगे तो 10 करोड़ से आप मल्टीप्लाई कर देना 7.8% के आसपास, तो इतना रिटर्न आपको मतलब उस कंपनी को मिल चुका है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए कोल इंडिया के बारे में बात करूँ तो मुझे इस कंपनी उतना खास नहीं लगता, क्योंकि कंपनी का लॉन्ग टर्म जर्नी में आपको एक बार दिखा दूँ, शायद आपको 1 साल में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं, मगर यही रिटर्न आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 35% का लॉसेस दे चुके हैं। तो इस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करते आए हुए है, इस तरीके से कंपनी कंटिन्यूअसली चलते आए हुए हैं। तो इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल आज तो अच्छा दिख रहा है, मेरे हिसाब से फ्यूचर में धीरे-धीरे कम होने वाला है। तो कितना कम होगा, वो तो फ्यूचर में ही बताया जाएगा, क्योंकि 30 साल के अंदर जो डेटा यहाँ पे दिया गया है, इस डेटा के हिसाब से अगर चेंज हुआ, तो कंपनी को एक भारी भरकम लॉसेस देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना इस चार्ट पैटर्न को। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा है, कंपनी लगातार गिरावट में है। तो एक रेंज आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिया था, उस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक रैली आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस रेंज पहले मैं मार्किंग किया था और इसका हाई रेंज मार्किंग किया था यहाँ पे। इस लेवल तक आ सकते थे। इसका मतलब यहाँ पे कितना 216 के आसपास था और 260 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट था। तो इस टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। फिर से रिटेस्ट किया है, अगर फिर से रीबैक करे तो इस लेवल तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक दोबारा नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल पैटर्न जो बना हुआ है, बिग विक्स देखने को मिला, उसके बाद देखिए बिग क्रैश देखने को मिला। इसका मतलब सेलर साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बायर साइड से कई गुना ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड आने का चांसेस ज़्यादा है, तो प्लीज़ एंटर मत हो जाएगा, मतलब एंटर मत हो जाना ब्लैंक, मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा है मेरे हिसाब से डाउन साइड में आने का चांसेस है। तो
एज़ ए ट्रेडर के लिए मैं बात कर चुका हूँ और एज़ ए इन्वेस्टर के लिए मैं बोल चुका हूँ, इस कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक-ठाक नहीं है। एज़ ए डिविडेंड पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, तो मेरी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।